आगे पढ़ते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हम लोगों ने देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखो ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनाटॉमी के हिसाब से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्ट। एनाटॉमी के हिसाब से दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है एडीनियो हाइपोफाइसिस और होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीनियो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ए फॉर एडीनियो, ए फॉर एंटीरियर। एडीनियो हाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह देते हैं। लेकिन न्यूरो हाइपोफाइसिस को ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको थोड़ा सा इधर लगा देते हैं। हम लोगों ने एनाटॉमी के बेसिस पर डिवाइड करा है। अब एडीनियो हाइपोफाइसिस जो होता है वो फर्दर दो पार्ट से मिलके बनता है। दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है वो दो प्रकार से मिलकर बनता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस मिलके बनता है पार्स नर्वोसा एंड इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम प्लस पार्स नर्वोसा मिलके बनता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पार्स डिस्टालिस प्लस पार्स इंटरमीडिया मिलके बनता है एडिनियो हाइपोफाइसिस। अब हम पढ़ते ही देखो, लेट्स सपोज ये एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जिस डंडी या फिर स्टॉक के थ्रू आपके पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होती है वो कहलाता है इन्फंडेबुलम। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर इसको और डिवाइड करते हैं ऐसे। इसे कह देते हैं हम लोग पार्स
नर्वोसा, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, and this is your pars intermedia. It's a rough diagram. It's not the original diagram but a rough diagram, ताकि हम समझ पाए को। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एडिनियो हाइपोफाइसिस। ठीक, देखते एक बार। ये इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारा इन्फंडिबुलम आपको दिख रहा है, पार्स नर्वोसा आपको दिख रहा होगा, पार्स इंटरमीडिया पूरा, पार्स डिस्टेलिस, ये वाला पार्ट ब्लैक लाइन से, और इतना पार्ट मिलाकर हम लोग इन दोनों पार्ट को मिलाकर कहते हैं एडिनियो हाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस अकेले पार्ट को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये होता है। ठीक, ये एक जस्ट रफ डायग्राम, इसको ऐसा ठीक कर देता हूँ। ओके, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये आता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। किस ओरिजिन का होता है? एक्टोडर्मल। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन याद हो, हम लोग किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं इसको। अब द पॉइंट इज लाइक दैट कि pituitary gland is located in sella turcica. सेला टर्सिका एक कैविटी होती है स्फिनॉइड बोन की। स्फिनॉइड बोन की एक कैविटी होती है। खाली जगह, सेला टर्सिका। अब हम हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। हार्मोन्स देखो, हार्मोन्स का बहुत एक सिंपल सा रोल प्ले देखो। हार्मोन्स, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल निकलते हैं आपके कुछ हार्मोन्स, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसका नाम होता है एंटाई डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ना इसकी कमी की वजह से हम लोगों को हो सकती है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। पोस्टीरियर एंड बाकी जितने भी हार्मोन्स है, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन, आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, कॉर्टिकोट्रोपिन हो गया आपका, प्रोलैक्टिन, नाम सुना हो तो प्रोलैक्टिन, LH, FSH, TSH। TSH का एक और नाम होता है थायरोट्रॉपिक। देखो, ठीक है, ये सारे जितने भी दो हार्मोन्स, बाकी सारे जितने भी हार्मोन्स ये देखो 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 जैसे लेट्स सपोज आपका ये जैसे आपका ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस की बात अगर हम करें, ये दो प्रकार के हार्मोन से क्रिएट करता है। लेट्स सपोज एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाते हैं किसके थ्रू? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू। जिसमें ये हार्मोन होता है, ये हार्मोन जाकर सिंथेसाइज करवाता है, जैसे कि अलग अलग फिर वो हार्मोन, वो टारगेट हार्मोन, जैसे कि इसका बहुत डायरेक्ट एग्जांपल है कि आपका ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ आपका ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो आपका इधर लिख लेते हैं हम लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है। फिर आपका ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन वही हाइपोफाइजियल वेन के थ्रू, किस वेन के थ्रू? हाइपोफाइजियल वेन के थ्रू।
वही अगर हम बात करें ये होता है, लेकिन इस इन केस ऑफ आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन खुद बनाता है डायरेक्ट। हार्मोन खुद बनाता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन बनाता है। हाइपोथैलेमस इन केस ऑफ किसके? और स्टोर करता है, और स्टोर करता है इन अपने न्यूरॉन के कुछ न्यूरॉन्स के दो न्यूरॉन्स के टर्मिनल एंडिंग्स पर इसको एक स्पेशल बॉडी नाम दीजिए, तो इसको कहते हैं हेयरिंग बॉडीज। और विद द हेल्प ऑफ वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं पिट्यूसाइड सेल्स, किसमें? विद द हेल्प ऑफ कुछ पिट्यूसाइड सेल्स की वजह से ये हार्मोन्स जाते हैं कहाँ पर? ये हार्मोन्स जाते हैं, ये हार्मोन्स इनका डायरेक्ट अभी बताएंगे। ये हार्मोन सीधे जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद डायरेक्ट रिलीज करता है इन हार्मोन को। मतलब देयर इज नो इधर कोई ऐसा, सपोज यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने, सीधी बात, हाइपोथैलेमस ने भैया बोला कि भैया पहले मतलब वो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा एंटी पिट्यूटरी को, वो पहले स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है उसके बेसिस पर, उसके बाद बोल रहा है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस खुद ही हार्मोन रिलीज करने लग जाए तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। जैसे देखो ये एग्जाम डायग्राम बहुत बढ़िया दिया है, ये एक डायग्राम दे के रखा है, इसमें सब समझ में आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा पार्स नर्वोसा, ये देखो, ये आपको दिख रही है कुछ सेल्स, न्यूरॉन की सेल्स होती है, ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होती है, ये आपको दिख रहा है, ये होता है इसका ये वाला पार्ट, ये होती है इसकी हेयरिंग बॉडीज़। इस हेयरिंग बॉडीज़ के अंदर वो स्टोर करता है, वो स्टोर करने के बाद डायरेक्ट वो रिलीज़ कर देता है ब्लड के अंदर। दिख रहा है आपका? सो हम मतलब इसमें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का कोई रोल ही नहीं है ना या, लेकिन इधर इन केस ऑफ आपका एडिनियो हाइपोफाइसिस के केस की बात करते हैं, आपका आपका जो गैंग आपका ये आपका हार्मोन का इनिबिटिंग हार्मोन और आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू हार्मोन्स जाएंगे फास्ट स्टाइल्स में। फिर वो हार्मोन रिलीज, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से इसने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, एडिनियो हाइपोफाइसिस में जाएगा और बनाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन। और एडिनियो हाइपोफाइसिस फर्दर उस ब्लड को रिलीज कर देगा और बॉडी में पहुंचा देगा। अगर ये सोमेटोस्टैटिन बनाएगा तो उसको इनहिबिट करेगा। सो वी कैन टेल वन थिंग कि करेक्ट है, वो ट्रू, करेक्ट है।
अब हम वन बाय वन सारे हार्मोन्स में पढ़ेंगे। देखो, अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा बॉडी का ग्रोथ करवाएगा। बहुत साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, जो हार्मोन बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं वो ग्रोथ हार्मोन होगा। सिंपल सी बात है। ग्रोथ हार्मोन, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ पर? जैसे हमारी बोन्स की इलांगेशन करवा देगा, हमारा हमारा माइटोसिस बढ़ाएगा, माइटोसिस का प्रमोशन करेगा ताकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े बॉडी के अंदर, ठीक है। मसल्स और कार्टिलेज का ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। लिख सकते हैं इलांगेशन ऑफ बोन increases mitosis and stimulate growth of bone and cartilage। लेकिन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? मतलब इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। पहला पॉइंट देखो, मेटाबॉलिज्म पे सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हम लोग कार्बोहाइड्रेट का। ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? कार्बोहाइड्रेट के साथ में मतलब डिक्रीजेस करता है अपटेक in the cells, so it is called diabetogenic ये करता है कि भैया इसका सीधा से ये होता है कि हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज करवाता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है फैट। फैट का तो यार लिपोलाइसिस, फैट का तो तोड़वाएगा ही तोड़वा। ग्रोथ करना है, ग्रोथ के लिए फैट का बहुत ज़रूरत होता है हमें। फैट एंड प्रोटीन, इसका लिपोलाइसिस होगा। प्रोटीन, प्रोटीन की अगर हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस अपटेक ऑफ uptake by the cell of
liver and muscle and help in protein synthesis. लिवर और मसल सेल्स के अंदर इंक्रीज कराता है अपटेक ऑफ सेल्स की, उनकी ग्रोथ हो। अब डिजीज की बात करते हैं। देखो, डिजीज की बात करते हैं। डिजीजेस दो प्रकार से हो सकता है। एक तो बच्चे में हो सकता है, चाइल्ड, और एडल्ट में हो सकता है। बच्चे में, जब बच्चे के अंदर हो सकता है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो, जिसको हम कहते हैं हाइपो सिक्रेशन। हो सकता है ग्रोथ हार्मोन की बढ़ोतरी हो, हाइपर सिक्रेशन। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, बच्चा जो होता है वो डॉर्फिज्म। और हाइपर सिक्रीशन वाली कंडीशन को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। एकदम जियान जैसे हाथ पैर हो जाता है। एडल्ट के अंदर भी दो कंडीशन आ सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में एडल्ट के अंदर एक ही कंडीशन लिख के रखी है, विच इज हाइपर सिक्रीशन। वैसे तो एडल्ट के अंदर हाइपो सिक्रीशन भी हो सकता है। कैसे? हाइपो सिक्रीशन भी हो सकता है। पहले हम पढ़ते हैं हाइपर सिक्रीशन, जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्रोमिकैली। एनसीईआरटी लिखती है, अगर एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज रिजल्ट इन सेवरल डिसफिगरमेंट लाइक एक्सेसमेंट,
एक्सेस enlargement of bones एंड इसको एग्रोमेकली कहते हैं। बोन्स है ना, अगर इसको चेक नहीं कराया जाए तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, एनसीईआरटी लिखेगी इफ अनचेक्ड सीवियर complications can occur। ये था पूरा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब हम पढ़ते आगे वाले हार्मोन। नेक्स्ट इज थायरोट्रॉपिक हार्मोन। या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो सीधा थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH stimulate thyroid gland। to secrete हम कह रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर एडिनियो हाइपोफाइसिस तो हाइपोथैलेमस से क्या आया होगा, इधर आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कहाँ आता है, हाइपोथैलेमस से। ये आता है, ये जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से और सीक्रेट जाता है TSH। इसका नाम है थायरोट्रोपिक। FSH FSH का काम मेल के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर, मेल के अंदर FSH का काम होता है मेल के अंदर FSH का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना। इसमें स्टिमुलेट करना oogenesis। सीधा काम। अब देखो किसी ने अगर थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो वो जानता होगा कि एस्ट्रोजन जो होता है वो थीका सेल्स सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन जो होता है लिटरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है। उस एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक के कारण LH एंड FSH सर्ज होता है। एस्ट्रोजन
is secreted by ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के कौन से सेल्स, थीका इंटरना या थीका एक्सटर्ना? अगर हम कहो तो वो होता है थीका इंटरना। LH LH हम कहते हैं कि भैया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कहते हैं कि LH की भैया मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड साइकिल पे एस्ट्रोजन का सर्ज होता है। वो एस्ट्रोजन का सर्ज, वो एस्ट्रोजन का क्या होता है, एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है, उसकी वजह से LH सर्ज होता है। LH का काम, LH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। LH का फंक्शन होता है कि LH जो होता है वो एंट्रम फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाता है और इंक्रीज करवाता है थीका इंटरना के अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी के अंदर, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे जिससे आपका ओव्यूलेशन हो सके। हम और पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल रिप्रोडक्शन के अंदर। इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन फीमेल। ये तो फीमेल का आता है। इन मैन LH को हम लोग कहते हैं, LH ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं और लेडिक सेल्स होता है। LH जो होता है वो लेडिक सेल्स के अंदर इफेक्ट, लेडिक सेल्स to stimulate secretion of टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं हम लोग इसे। और नेक्स्ट है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोपिन हार्मोन। मिल्क formation in alveoli, ब्रेस्ट के अंदर एल्वोलाई होता है, उसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग होना। देखो
केवल एक हार्मोन जो होता है तो पार्स इट इज सीक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट करता है। हमने कहा था कि पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टाइलिस के साथ में, आपको दिखाया हो तो मैंने ये काम क्या है, काम एक ही है, स्टिमुलेट मेलेनोसाइट। हमारे स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको मेलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। मेलेनोसाइट टू सिंथेसाइज मेलानिन इन मैमल्स। It is quite effective in it is effective in lower lower vertebrata। देखो मेलानोसाइट it darkens the skin by disturbing कहीं कम कहीं ज़्यादा, जिसकी वजह से अब मेलानिन पिगमेंट जहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे डार्क कलर आ जाएगा, जहाँ पे कम डिपॉजिट होगा वहाँ पर अगर इवनली डिपॉजिट होने लग जाएगा तो भैया एकदम फेयरिंग हो जाएगी स्किन की। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं, इस तरह से आदमी आदमी जो होते हैं ना कि मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, नहीं मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा नहीं, मेलानिन पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली हुआ है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर ब्लैक हो गया। दैट्स फॉर ऑल। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूरो एपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।